जी, नाश्ता तो आपके ऑनर में जैसे आप देख रहे हैं नॉर्मली इतना लैविश स्प्रेड नहीं होता है, लेकिन आपके ऑनर में साउथ इंडियन रखा गया है। साउथ इंडियन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने तो अपना उपमा और कॉफ़ी ले ली है, लेकिन आपके लिए देख लीजिए जो जो आपको चाहिए। तो ये सुबह का नाश्ता आपका यूजुअली होता क्या है, क्या खाकर निकलती है? क्योंकि अब तो कैंपेनिंग मुझे लगता है स्लीप डिप्राइव्ड फील होने लगा होगा अब तक। जी, वो तो देखिए जाहिर सी बात है, ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड बोलूँगी उसको तो। लेकिन मैं कहूँगी कि नाश्ता नॉर्मली बहुत जल्दबाजी वाला होता है, क्योंकि अगर कैंपेन में नहीं होती तो कोर्ट जा रही होती हूँ। तो अगर कुछ भी थोड़ा सा उपमा हो गया कॉफ़ी के साथ, या पोहा ले लिया किसी दिन, फ्रूट्स ले लिए, और अगर जल्दबाजी हुई तो बनाना की स्मूदी ले ली। मतलब जो भी आप जल्दी से खाकर गटक के निकल सकते हैं। और हाँ, अगर संडे है और थोड़ा सा समय है तो नॉर्मली संडे पे अब समय होता नहीं है, लेकिन जब संडे है और समय है और जिस दिन आप तसल्ली से फादर के साथ नाश्ता कर सकते हो, उस दिन ज़रूर पराठे होते हैं। बासुरी को खाना बनाने का शौक है? शौक नहीं है, लेकिन बना लेती हूँ। मैं हॉस्टल में पड़ी हुई बच्ची हूँ। बासुरी अपना खाना बना हुआ खा भी लेती है? हाँ हाँ, बिल्कुल। और लोग भी खा लेते हैं? बिल्कुल। कोविड में जब मुझे याद है लॉकडाउन हो गया था, और मेरे डैड हैरान थे क्योंकि उनको सुबह 6 बजे बेड टी की आदत है, और जब मैं सुबह सवेरे 6 बजे उनके लिए चाय लेके पहुंची, वो ऐसे हक्के पक्के रह गए। मैंने कहा जी, हॉस्टल का बच्चा हूँ, सब काम करना आता है। हॉस्टल की जिंदगी ऐसा क्या सिखा देती है जो घर पे नहीं सीख पाते हैं? मुझे लगता है आपको इंडिपेंडेंट होना सिखा देती है, आपको आत्मनिर्भर होना सिखा देती है। वरना क्योंकि मैं तो इकलौती बच्ची हूँ, लाडों से पाली गई हूँ बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है जब आप ओनली चाइल्ड होते हैं तो दोनों के दोनों पेरेंट्स आप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आप उनका प्रोजेक्ट बन जाते हो और नाजों से पाले जाते हो। लेकिन हॉस्टल में जब आप जाते हैं, आपको ज़िंदगी की विभिन्न परिस्थितियों से जूझने की, स्वयं खुद पर निर्भरता की और ईश्वर के संबल लेने की आदत हो जाती है। आप भले ही हॉस्टल में रही हो, लेकिन ये कहा जाता है कि सुषमा जी की छवि कॉपी पेस्ट जेरोक्स थैंक यू। बांसुरी स्वराज में आ जाती है। इसके फायदे कितने हैं? देखिए, हॉस्टल में तो मैं कॉलेज में गई, मेरी पूरी की पूरी स्कूल लाइफ तो घर पे थी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि माँ ने बहुत ज़्यादा समय का निवेश करा मुझ में। मेरा पूरा का पूरा व्यक्तित्व उन्होंने शिल्पकार की तरह घड़ा है। मैं अपने दोनों माता पिता के संस्कारों का सार हूँ। अब फ़ायदा और नुकसान तो इसमें देखा ही नहीं जाता, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी, पिछले जन्म में ज़रूर कोई तपस्या करी होगी जो सुषमा स्वराज जैसी माँ पाई। शी वॉज अ वंडरफुल मदर। जितनी अच्छी नेत्री थी, उससे 1000 गुना अच्छी माँ थी। जितनी अच्छी वक्ता थी, उतना ही आपके लिए स्ट्रिक्ट टीचर भी थी क्या? बिल्कुल भी नहीं, स्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं थी। मेरे फादर का काम था थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना, लेकिन वो भी बेचारे पिघल जाते थे। लेकिन माँ तो कतई स्ट्रिक्ट नहीं थी। मुझे लगता है कि वर्षों में कभी एक बार डांट पड़ी होगी। वो तो बस उनका ऑरा अलग था, वो इतने प्यार से समझाती थी। मुझे लगता है जब इतना ज़्यादा कोई अपने आप को आप में इन्वेस्ट करे ना, तो आप उसको ऐसे देखते हो कि, मतलब मैं आपको सच बताऊं, एग्जैजरेट करके नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरे लिए माँ का शब्द भगवान का शब्द था। आई लव्ड माई मदर। और कहीं ना कहीं जैसे जैसे आप बड़े होते हो, वो इक्वेशन शिफ्ट हुई। वो मेरी बेटी बन गई और मैं उनकी माँ बन गई। फिर काम, मतलब थोड़ा बहुत दवाई ना लेने पर या तबीयत का ख्याल ना रखने पर फिर मेरा काम था उनको हल्का सा डांटना। पर मैं आपको सच बता रही हूँ, कोई ऐसा जिंदगी का राज, कोई ऐसा रहस्य नहीं था जो माँ को नहीं पता था। शी ऑलवेज हैड टाइम फॉर मी, ऑलवेज। मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ, स्कूल में 12 वर्ष होते हैं, हर साल में 3 बार रिपोर्ट कार्ड मिलता है। हर एक रिपोर्ट कार्ड लाइन में लगकर, चाहे वो मंत्री थी, चाहे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थी, चाहे वो सिर्फ एक सांसद थी, हमेशा लाइन में लगकर उन्होंने वो रिपोर्ट कार्ड मेरे लिए लिया है। कोई ऐसा एनुअल डे नहीं है जो उन्होंने अटेंड नहीं करा। कोई ऐसी संस्कृत श्लोक गान प्रतियोगिता हो जाए या अंग्रेजी की एलोक्यूशन की प्रतियोगिता हो जाए, एक एक चीज़, एक एक कंपटीशन की तैयारी बैठ के करवानी। मैं आपको बताऊं, जब मेरे बोर्ड एग्जाम्स थे तब भी बैठ कर
मुझे पढ़ाया। वो जो सुबह के 4 बजे का वो जो गर्म दूध और बादाम मिलते हैं ना, जब माँ सर सहला के जाती है और आप एकदम, आपकी नाक किताबों में होती, वो तक उन्होंने अपने हाथ से करा। पर शी वॉज सो केयरिंग, केवल मेरे प्रति नहीं, मेरी जो दादी थी, अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हर टू कैंसर। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने अपनी माँ को खुद उनकी सेवा करते देखा है। कोई नर्स नहीं रखी कभी, खुद मेरी दादी की सेवा करी। और मैं आपको बता रही हूँ, वो अलग मिट्टी की बनी थी, एकदम अलग मिट्टी की। देयर वाज नो वन लाइक हर, शी वाज वंडरफुल, शी इज अमेजिंग। जब आपने उनकी स्पीचेस सुनी होंगी, आप तो उस समय भी सुनती होंगी, और अब क्या दोबारा सुनती हैं उनसे सीखने के लिए? ऐसा लगता है कि कुछ और सीख लेते तो बेहतर होता? अब मुझे सुनने में मुश्किल होती है। मैं जानती हूँ कि पूरी दुनिया सुनती है, पर मेरे लिए उनकी स्पीचेस सुनना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि बहुत उनकी ख़लिश समय भी नहीं पूरी कर सकता। और हाँ, इतना ज़रूर हूँ कि अगर मेरे बोलने में उनकी झलक है, जैसा लोग बोलते हैं, तो वो कोई, मैं उनको कॉपी करने की बिल्कुल भी उनका प्रयास नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे ये कहा, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। मेरी कोशिश भी यही है, टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ बांसुरी स्वराज। हाँ, लेकिन मैंने कहा ना, उन्हीं के संस्कारों का सार हूँ, तो वो जो भी आया है वो फिर ईश्वरी देन है। इतनी बड़ी नेत्री की पुत्री होना, ये क्या कंधे पर लेगेसी का वजन हो जाता है या फिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी? नहीं, वजन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं सुषमा स्वराज द मदर की बेटी हूँ। मैं सुषमा स्वराज द नेता की बेटी नहीं हूँ। वो हमेशा नेता का जो लिबास था वो दहलीज पर छोड़ कर आती थी। घर में वो सिर्फ एक माँ थी, एक पत्नी थी, एक पुत्र वधू थी, और स्वयं एक नारी थी। और मैं आपको सच बताती हूँ, कभी भी ये नहीं लगा कि मेरी माँ कोई बहुत बड़ी नेता है। घर के अंदर वो इतनी सहज थी, वो सिर्फ एक माँ थी। कभी ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा हो कि आप सुषमा स्वराज की बेटी हैं? सुषमा स्वराज की बेटी, ऐसा बहुत बार हुआ होगा, या कोई ऐसी याद जो लगा कि सच में बहुत बड़ी बात है? मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं जिस स्कूल में थी, वसंत वैली में, वहाँ पे मैं क्लास 2 से थी। तो आप जब इतनी सहजता से आप बड़े होते हो ना, तो आपको, आपके सखा कभी आपको महसूस नहीं होने देते कि आप फलाने के बेटे हो या ढिमकाने के बेटे, फर्क ही नहीं पड़ता, जमीन पे रखते हैं बहुत ज़्यादा। और मेरे माँ बाप ने भी बहुत ज़्यादा ये कोशिश करी कि मैं बहुत नॉर्मल अपब्रिंगिंग हूँ। जब माँ, मैं कहूँगी, अपने राजनीतिक करियर के शिखर पर आना, उनका आगमन शुरू हुआ, तब मैं कॉलेज में आई तो मुझे बाहर भेज दिया गया। वहाँ पर तो किसी कोई जानता ही नहीं था कि कौन हूँ, इसलिए वहाँ पर भी मेरी जो अपब्रिंगिंग है, वहाँ पर भी मेरी ज़िंदगी बहुत नॉर्मल थी। जब मैं वापस आई तो मैं वकालत में रुझ गई। उनके राजनीतिक जीवन में ना मेरे पिता का कोई हस्तक्षेप था, ना मेरी कोई भागीदारी थी, इसलिए मेरी अपब्रिंगिंग तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल रही है। रही बात कि आप सुषमा स्वराज की बेटी हैं, मैं सच बोलूँगी, ये अचंभे की जगह उनके प्रति जो स्नेह है वो आशीर्वाद बनकर बरस रहा है कैंपेन ट्रेल पे, और इसके लिए मैं दिल्ली की जनता की ऋणी हूँ। दिल्ली में ये भी कहा जाता है कि जब बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ इतनी आवाज़ और इतनी प्रखर रूप से बोलती है, तो फिर आपको परिवारवाद में शामिल किया जाएगा या नहीं? जी नहीं, और बहुत विनम्रता से कहूँगी क्यों। इसमें 2 पहलू हैं। सबसे पहली बात तो बस क्योंकि मेरी माँ राजनीति में थी, इसके कारण राजनीति मेरे लिए निषेध नहीं है, लेकिन मुझे भी उतना ही अधिकार है परिश्रम का जितना किसी और को, जो एक ऐसे परिवार से आता है जहाँ पर उनके माता पिता जनप्रतिनिधि नहीं हैं। लेकिन हाँ, परिवारवाद उस पर ज़रूर लागू होगा जो आते ही नंबर 1 का दावेदार बन जाए। ये कोई पुश्तैनी सीट नहीं है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पार्टी की कि उन्होंने जो भी मुझे अवसर दिए, नीचे से ऊपर काम करके और फिर ये स्थान अर्जित करने का एक मौका दिया है। मेरी संघ आयु 24 वर्ष है। मैंने अपने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ एबीवीपी के कार्यकर्ता के रूप में करा है। मैंने 1 दशक तक पार्टी की सेवा कचहरी में एक वकील के तौर पे करी है,
और उसके बाद जब मुझे पार्टी में लिया गया तो मुझे सबसे पहले विधि प्रकोष्ठ में सहसंयोजक की भूमिका में लिया गया, उसके बाद मुझे दिल्ली प्रदेश में सचिव की भूमिका में लिया गया। मैं जानती हूं कि एक कार्यकर्ता के तरह काम करना क्या है। आप जानती है मैं बूथ नंबर 44 की पालक हूं, तो मैंने भी जाकर ग्राउंड पर काम करा है। और आज जो ये दायित्व मिला है, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगी ये रिवॉर्ड नहीं है, ये दायित्व है। ये उम्मीदवारी मेरी अकेले की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। उनकी जिम्मेदारी मेरे साथ है, ये टिकट उनका है। क्योंकि ये दिल्ली है, आम आदमी पार्टी आपके खिलाफ है। आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हार के डर से बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को ठीक चुनाव के पहले जेल भेज दिया, और अब अरविंद केजरीवाल इसीलिए सुनीता केजरीवाल के जरिए सरकार चला रहे हैं। इसमें सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या बीजेपी है अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने के पीछे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को समन पिछले नवंबर 2023 से आ रहे हैं। तब तो लोकसभा के चुनाव आसपास भी नहीं थे। उस समय इन्होंने बहुत ही अजीब अजीब से बहाने दिए, जैसे कि वो कह रहे थे मैं 10 दिन की विपासना की वर्कशॉप पे जा रहा हूँ। इन्होंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 9 समन्स को उनका निरादर करा है। 9 समन्स का निरादर करके, आप भी जानते हैं कि कानूनी तौर पर सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 ऑफ द PMLA के तहत अनिवार्य होता है कि जब आपको एक समन भेजा जाए तो आपको आकर जांच एजेंसियों के समक्ष पेश होना है। यदि आप नहीं होते हो तो सेक्शन 174 ऑफ द IPC के तहत आप एक नया ऑफेंस क्रिएट करते हो। 9 समन्स का निरादर कर कर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी को विवश कर दिया कि वे घर आकर उनको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए लेके जाएं। दूसरी बात, जब इंटरिम प्रोटेक्शन की एप्लीकेशन आर्ग्यू हो रही थी दिल्ली हाई कोर्ट में, तब दिल्ली हाई कोर्ट ने सारे के सारे ईडी ने जो सबूत सामने रखे थे, पूरी की पूरी फाइल देख के फिर इनको इंटरिम प्रोटेक्शन देने से इनकार करा। कल जब माननीय मुख्यमंत्री जी को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, तब भी फाइल देखकर कचहरी का ये मानना था दैट दिस इज अ फिट केस फॉर कस्टडी। और बार बार जो आम आदमी पार्टी लीडर्स की बेल रिजेक्ट हो रही है, ये भाजपा नहीं कह रही, ये इस देश की कचहरियां कह रही हैं कि प्राइमा फेसी एविडेंस माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के विरोध में और उन आम आदमी पार्टी के लीडर्स के विरुद्ध इस्टेब्लिश हो गई है करप्शन केसेस में। अब रही बात मिसेस केजरीवाल जी की, मैंने जो आपसे पूछा कि इसमें सवाल क्या है, ये यहाँ पर आता है। मिसेस केजरीवाल जी, आज मैं बहुत विनम्रता से कहूँगी कि उनकी वेदना मैं समझती हूँ, उनकी बाध्यता भी मैं समझती हूँ, पर यह बात बिल्कुल सही है कि वे आज मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो एक सामान्य नागरिक हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सत्ता के मुंह में ऐसे ज़्यादा कुर्सी को जकड़े हुए हैं कि नैतिकता के आधार पर उनको जब रिजाइन कर देना चाहिए, वो अभी भी पावर को क्लिंग कर कर बैठे हैं। और अगर ये अनैतिक नहीं है तो मैं पूछना चाहती हूं कि मनीष सिसोदिया जी से इस्तीफा क्यों लिया गया, सत्येंद्र जैन जी से इस्तीफा क्यों लिया गया। आज जब वो जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं तो वो दिल्ली की जनता का अहित कर रहे हैं। उन्होंने तो अपने मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम भी ले लिया। क्या अब रास्ता साफ किया जा रहा है सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद पर टिका देने के लिए? देखिए, उनके मन में क्या है मैं इसको तो भांप कर नहीं बोल सकती, पर इतना 2 बातें इसमें जरूर हैं। नंबर 1, अगर उन्होंने इतने संगीन आरोप लगाए हैं तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, उनकी ये पुरानी आदत है, वो बहुत ही लापरवाह नेता हैं। मनीष सिसोदिया जी जेल में थे, संजय सिंह जी जेल में थे, उनको फर्क नहीं पड़ा। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 9 समन्स का लगातार निरादर करते रहे जब तक कि उनका राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध रहा था। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा कि उनके साथी नेता जेल में हैं। आज यदि वो किसी प्रकार का ऐसा कोई रास्ता अपना रहे हैं, ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि अघोषित मुख्यमंत्री जो वो अपनी पत्नी को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के विरोध में है।
इससे दिल्ली की जनता का अहित हो रहा है। उनको नैतिकता पर इस्तीफा देना चाहिए। अब जब आप चुनाव की बात कर रही हैं तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बार बार सवाल उठते हैं, खास तौर से अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करें। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ऐसा लगता है कि जिन जिन पार्टियों को पैसे मिल रहे हैं वो सामने आने से जो डोनेशंस आ रहे हैं या डोनर्स हैं उनकी भी जो सिक्योरिटी है या आइडेंटिटी है वो प्रोटेक्टेड नहीं रहती है। और दूसरा, राजनीतिक दलों के पास कितना पैसा है ये जनता के लिए जानना कितना ज़रूरी है। सॉरी, कैन आई स्टॉप यू फॉर अ मोमेंट? एक सेकंड रुकेंगे, कट करेंगे प्लीज। एक मिनट कट। आई एम नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ओके, अच्छा, ही टोल्ड मी, बट ऐसे पीएम ने बोला है। नहीं, वी आर नॉट अलाउड टू टॉक ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स। राष्ट्रीय प्रवक्ता इज गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ओके, या टेक कर दिया है ना? ओके, आई डिडंट, आपका क्वेश्चन बीच में था इसलिए मैंने हाथ तो करा था, लेकिन नहीं मैं एक सेकंड। इलेक्टोरल बॉन्ड्स ठीक है। विपक्ष लगातार वो ईडी चुनाव के पहले अरेस्ट हो रहे, कुछ लोग नहीं मानते। सॉरी व्यवधान डालने के लिए, लेकिन नो, अपना क्या होता है ना, एक फ्लो जा रहा होता है, मैं समझ उससे रुक सकती हूँ। जाती हूँ फिर। एक सेकंड, ठीक है, आई विल गो टू दी। एक कट है ना, इसको कट करो एक मिनट। अच्छा ठीक है, खाली एक चीज आप मुझे बताइए, यू वुड लाइक टू रिपीट एनी स्पीच और समथिंग, अ चंक ऑफ सुषमा जी? I don't memorize her speeches. I can tell you which are my favorite speeches, etc. कोई भी 2 लाइन उसमें से बोलना चाहोगे? नहीं, I don't memorize her speeches. नो, कोई 2 लाइन आपको याद है स्पेसिफिकली उनकी? We can't do any puja wala here, so we can do any 2 lines that you can speak of her words. No, I can tell you her favorite songs, etc. if you want to talk about And them. then maybe murmur them also. Oh my God, मेरा गला बैठा हुआ है। Do that. ठीक है। नहीं, मेरा गला बैठा हुआ है, I won't be able to sing right now. हाँ। इस समय बीजेपी बार बार कह रही है अब की बार 400 पार। ये एक सपना है या सत्य होता भी दिख रहा है? क्योंकि विपक्ष एकजुट है और दिल्ली में लगातार रैलियों के बाद कह रहा है कि हम बीजेपी को हरा के ही मानेंगे। पहली बात तो दिल्ली में कल जो हुआ वो रैली नहीं है, वो भ्रष्टाचार का फ्लॉप शो है। रैली की परिभाषा देख लीजिएगा, वो शब्द भी शर्मसार हो रहा था। आपने भी वो वीडियो देखी होगी जब माननीय राहुल गांधी जी उद्बोधन दे रहे हैं, सारी की सारी कुर्सियां खाली हैं। उस रैली में रैली की वजह का भी समन्वय नहीं था। एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही थी कि रैली इसलिए करी गई क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट के विरोध में थी, पर कांग्रेस ने तो कह दिया कि ये रैली किसी व्यक्ति विशेष के लिए है ही नहीं, ये तो पूरी की पूरी इंडियन अलायंस की रैली है। तो देखिए, ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है। इनमें ना मुद्दों की समन्वय है, ना विचारधारा का समन्वय है, यहाँ तक कि जनसभा जो ये कर रहे हैं उसकी वजह क्या है उसका भी समन्वय नहीं है। आपकी जो वीआईपी सीट है बड़ी दिलचस्प है। वोटर्स भी यहाँ पर सारे वीआईपी हैं, जिसमें से सोनिया गांधी से लेके राहुल गांधी से लेके अरविंद केजरीवाल जो कि भी जेल में है, ये भी आप ही के वोटर पढ़ते हैं। कैंपेन कैसे करेंगी इनके यहाँ जाकर? इनसे कैसे कहेंगी कि अभी तो आप ही के माध्यम से कर देती हूँ, तीनों से अपील करती हूँ। केजरीवाल जी तो अभी जेल में है, लेकिन मैं श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी से अभी अपील करती हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि विकास की गाड़ी में किसी प्रकार का अवरोध ना हो, यदि आप चाहते हैं कि एक विकसित भारत बने, यदि आप चाहते हैं कि एक सशक्त भारत बने, यदि आप चाहते हैं कि भारत एक विश्व गुरु बने, तो मोदी की गारंटी, जो सारी गारंटी पूरी करने की गारंटी है, जो सुशासन का आश्वासन है, आत्मनिर्भरता का आश्वासन है, आत्मगौरव का आश्वासन है, उस पर भरोसा करते हुए कमल के फूल का बटन दबाइएगा 25 मई को, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधान सेवक पुनः तीसरी बार जरूर बनाइएगा। और एक बात मैं और आपको बता दूं मनोज्ञा जी, अब की बार 400 पार नारा नहीं है, ना ख्वाब है, ये संकल्प है, और इस संकल्प को सिद्धि तक लेके जाएगी भारत की जनता। तो आप कह रही हैं कि कांग्रेस बीजेपी के लिए वोट करे, वो भी कांग्रेस के आला नेता बांसुरी स्वराज के लिए वोट करें? कांग्रेस पहली बार इस बार आम आदमी पार्टी के लिए तो वोट कर ही रही है। तो देखिए, मैं तो प्रत्याशी धर्म निभाऊंगी। मैं तो उनको कहूंगी कि आप गठबंधन धर्म के बजाय राष्ट्र हित और राष्ट्र धर्म को निभाइए, भाजपा को वोट करिए। यही वायरल होने वाला है। क्यों नहीं? बांसुरी स्वराज ने क्या कहा, किसको वोट करने को क्यों कहा। लेकिन बांसुरी स्वराज से एक मेरा आखिरी सवाल, सुषमा जी की आपने बहुत सारे भाषण सुने होंगे, बहुत सारी बातें सुनी होंगी, वो कौन सी 2 लाइन आपको हमेशा याद रहती है जो आप सुनाकर बताना चाहें?
चलिए एक बहुत ही खास बात आपसे शेयर करती हूँ जो बाकी किसी को नहीं बताओ, सिर्फ आपको बताती हूँ। छोटी सी थी तब से मुझे गोद में लेकर, और जब भी चाहती थी कि हम मन की बात करें तो ऐसे मुझे गोद में लेके मेरा चेहरा पकड़ के पहले माथा चूमती थी, फिर ऐसे नाक से नाक मिला के मुझे कहती थी, नाक से नाक मिलाओ री सखी, सारी बात बताओ री सखी। और इससे हमारी जो है कहानियाँ शुरू होती थी माता और बेटी की। घंटों गप्पे चलती थी। हर फ्राइडे का एक जो स्लॉट था उनकी डायरी में, वो केवल एक्सक्लूसिवली मेरे लिए होता था, जिसमें वो शाम जो थी उसमें पापा भी अलाउड नहीं थे। केवल हमारा जो डॉग था रक्षक, जब जर्मन शेपर्ड था, माँ ने उसका बहुत प्यार से नाम रक्षक रखा था, वो था जो इंट्रूड करता था, उसको अलाउड था। तो हम तीनों बैठ के और घंटों गप्पे मारते थे। उस गप की कोई बात बताएंगी? वो नहीं बताऊंगी, वो केवल माँ और मेरे बीच में। बहुत पर्सनल है वो सवाल, पूछने में भी मुझे ये लग रहा है। फिलहाल बांसुरी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी चुनावी रैलियां धुआंधार जिस तरह से हो रही हैं, ये मानकर चल रहे हैं आगे यश और विजय आपके साथ ही होगा। बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये रैलियाँ धुआंधार क्यों हो रही हैं। ये रैलियाँ जो धुआंधार हो रही हैं ये मेरी वजह से नहीं हो रही, ये इसलिए धुआंधार हो रही हैं क्योंकि दिल्ली की जनता का अगाध विश्वास है मोदी जी की लोकप्रियता और उनकी जनकल्याणकारी विकसित भारत की योजनाओं पर। योजनाओं से ज़्यादा उम्मीदवार से भी उम्मीद लगाई जाती है, और इस बार उम्मीदवार से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, कम से कम दिल्ली के लोगों को। उम्मीदवार केवल कमल का फूल है। इत्तेफाक की बात है कि मेरा नाम बांसुरी स्वराज है।